हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण लेकर आए हैं। जो ये केमिस्ट्री का बुक है, आप लोग का यही चैप्टर है। इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कुछ लॉजिकल बातें हैं। उस बातों को हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। देखिए, ये पहले ऊपर लिखा गया है कि रसायन विज्ञान का अंग्रेजी में इसे ही हम केमिस्ट्री कहते हैं। ये रसायन विज्ञान का जनक लेवाइसी के हैं, जो ये इसका जनक यानी वैज्ञानिक नाम। विज्ञान में हम लोग अगर पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को, तो उसी प्रकार से केमिस्ट्री का पिता ये है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, आपका बताया गया है कि रसायन विज्ञान जिनके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु जो है उसको अगर परिवर्तन हम लोग करते हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर आम है, आम पक गया, आम कच्चा है पक गया, तो वो रूप उसका परिवर्तन हो गया, तो वो रसायन बोला जाएगा, उसको रसायन बोला जाएगा। जैसे लोहा है, तो लौह अयस्क धरती से निकलता है और निकलने के बाद उसको भट्टी में पकाया जाता है और द्रव अवस्था में बनाया जाता है। उससे उसके बाद उसको तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे हम लोग का बेंच, कुर्सी और बहुत सारी सामग्रियां बनाई जाती है, पंखा तंखा जो भी चीज बनती है, तो वो सारे रासायनिक अभिक्रिया है जो रूप में परिवर्तन लेती है, जो एक बार रूप में परिवर्तन लेने के बाद दोबारा वापस न आए। हो जाएगा उस सब। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया के, जिसका अर्थ काली रंग होता है, माने पर केमिस्ट्री के उत्पत्ति जो मिस्र के एगो वैज्ञानिक रहन, ओकर नाम दे रहे कीमिया। ठीक है। जिसका अर्थ होता है काली रंग मिट्टी के, केमी। ठीक है। तो ये मिस्र के वैज्ञानिक, तो ये आप लोग का इसे एग्जाम में क्वेश्चन इसे पूछेगा ना, लेकिन बाई दफे आप लोग को नॉलेज के लिए हम बता दिए। ठीक है। इसके बाद है कि पदार्थ, मैटर। तो पदार्थ किसे कहते हैं, तो ये सब तो हम लोग 7वां 8वां 5वां दूसरा तीसरे से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई पदार्थ किसे कहते हैं। तो दुनिया में जो भी कोई वस्तुएं है जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जिसमें आकार परिवर्तन करती हो, वो सारे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो हमने इसी बात को सिंपल में आप लोग को लिखवाए हैं कि दुनिया में जितने भी सभी वस्तुएं हैं वो सब पदार्थ है। क्योंकि अब थोड़ा सा आप लोग समझिए, अगर लिखना होगा डिफिनेशन तो आएगा नहीं पदार्थ का, ये फिक्स है कि आप लोग के अब एग्जाम में थोड़े डिफिनेशन आएगा, लेकिन डिफिनेशन नहीं आएगा। लेकिन हम लोग का फिर से अगर क्लास कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो जानना जरूरी है, तो आप लोग पहले पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, तो ये सिंपल सा बात अगर आप लोग का याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर याद कर लीजिएगा कि दुनिया में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जिसका आकार परिवर्तन होता हो, वो उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब आते हैं, क्योंकि पदार्थ में अब हम लोग चले हैं, तो ये पदार्थ हो गया। तो ये सिंपल सा दिखाए हैं कि दुनिया की सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। तो आप लोग एकदम सिंपल सा, अगर कोई पूछेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो भैया रे जो नजर से सब लौकत है वो सब पदार्थ है। सिंपल सा बात बा। आगे इसके बाद प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआती दौर। प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआती, शुरू किया गया है। जैसे अभी हम लोगों ने क्लास शुरू किए हैं, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत। दुनिया की सभी वस्तुएं, प्रारंभ भारतीय और यूनानी, मतलब भारत के वैज्ञानिक और यूनानी के अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के सहयोग से ही बने हैं। माने प्रकृति, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जितना ये लोग हम लोग का मिट्टी दिखाई दे रहा है, ये बेंच पत्थर, ये सारे चीज जो पहाड़ पर्वत वन, ये सब का है, प्राकृतिक है। तो जो प्रकृति के अंतर्गत जो बने हुए हैं, वो उन्होंने कहा कि 5 तत्वों के सहयोग से, माने 5 वो तत्व मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। यही कालिदास की वाइफ विदुत्मा ने तबड़ाक दिखाई थी, उसे स्वयंवर में तबड़ाक दिखाई थी, कालिदास ने मुट्ठी बांधा था। तो उसने इस अर्थ का परिणाम किया था कि वही वो पूछी थी कि
कि पांचों तत्व कैसे मिलकर बना हुआ है, तो उसने वहां पर ऋषि मुनियों ने बनाया है कि पांचों को मिलने से बना हुआ है। लेकिन अव्वल में वहां पर कालिदास ने क्या दिखाया था कि भाई तुम हमको तबड़ाक से मारोगी तो हम तुम्हें मुक्के से मारेंगे ना। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ये पांच तत्व कौन कौन है, तो क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। समीर का मतलब हवा होता है, ठीक है ना। अब पावक का मतलब आग होता है, और जल पानी होता है, गंगा गगन गगन मतलब आकाश होता है ना। ठीक है, और तो ये जल पानी हो गया, पावक आग, गगन आकाश और समीर हवा। ठीक है, कि यही पांचों को तत्व से टोटल मिलकर ये दुनिया का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये कौन कर रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिक और यूनानियों के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि प्रकृति को जो चीज। इसके बाद आते हैं, यहाँ पर है 6 नंबर में, भारत के महान ऋषि का नाम के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म जीव से बने होते हैं। अब ई जौन बाणे ऋषि मुनि कहते हैं एमे कि पदार्थ जौन बनल बा वो टोटल सूक्ष्म जीव से बनल बा। सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं ना। जैसे बैक्टीरिया हिंदी में जीवाणु उसे ही बोलते हैं, कवक, फंगस, ये सारे चीज आते हैं। इसके बाद है कि पदार्थों का वर्गीकरण। अब देखिए कोई पूछेगा आप, क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि पदार्थ कितने प्रकार के, तो बताते थे 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन नहीं, पदार्थों का वर्गीकरण जो किया गया है मात्र 2 भागों में किया गया है। एक भाग है रसायन और दूसरा है भौतिकी। ठीक है ना, पदार्थों का वर्गीकरण जो किया गया, मैंने पदार्थों को बांटा गया तो 2 भागों में बांटा गया। लेकिन हम लोग बचपन में पढ़ाया जाता है कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं, जिसका आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है, सॉरी आकार निश्चित और आयतन अनिश्चित होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। और गैस किसे कहते हैं, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं ना। लेकिन नहीं, हम लोगों ने पदार्थ को, अब पूछेगा एग्जाम में आप लोग का, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसको हम लोग का जवाब देना है कि पदार्थ जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक पदार्थ भौतिकी और एक रसायन। अब देखिएगा यहाँ पर तो यही लिखा गया है कि पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ 2 प्रकार के, एक भौतिक वर्गीकरण है, दूसरे का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, अब भौतिक वर्गीकरण में ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिसके बारे में हमने अभी बताया। ठोस पूछेगा तो जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, जिसे कहने का मतलब है कि ये अगर हम लोग का किताब है तो इसका आकार भी निश्चित है, इसका वेट भी निश्चित है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे। गैस का मतलब, द्रव का मतलब का, ये जिसमें पानी लो और जिसमें रखो उसी का आकार ले लेगा। तो इसके अनुसार इसका आकार निश्चित है लेकिन पानी का आकार अनिश्चित है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव पदार्थ। गैस जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, जहे छोड़वा वैसे गायब हो जाए ना। जैसे आप लोग के घर में एलपीजी गैस आता है, ठीक है ना, जो खाना बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं, इसका ना आकार है ना आयतन है, दोनों फिक्स नहीं है, उसी को हम लोग गैस कहते हैं। तो ये तीनों चीज, तो ये हम लोग का फिजिक्स में पढ़ना है। लेकिन पदार्थ रसायन पढ़ रहे हैं तो ये 2 प्रकार में। अब देखिएगा रासायनिक वर्गीकरण। अब रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग आ गए, तो रासायनिक वर्गीकरण में क्या है कि रासायनिक वर्गीकरण को पहले 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है आपका शुद्ध पदार्थ और एक भाग है मिश्रण। मतलब कि एगो शुद्ध मतलब कि उसमें कोई मिलावट नहीं होगा। अब दूध में हमने के पानी मिलावट कर ले जा, वो का हो गई मिश्रण। दूध में हमने के चीनी मिला के खोआ बना देनी जा, रसगुल्ला बन गई, खुरमा बन गई, वो का हो गई मिश्रण से बना हुआ है ना जी। तो ये शुद्ध। अब शुद्ध का मतलब केवल एक लौता पदार्थ रहेगा, उसमें दूसरा कोई का मिलना जुलना काम ना रहेगा। तो ये शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होता है, एगो तत्व होता है और एगो यौगिक होता है। अब आते हैं तत्व भी 2 प्रकार के होता है, जो अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़ा है काम है भाई, तो ज्योग्राफी में धात्विक और अधात्विक। उसके बाद तो इसमें भी हम लोग का धात्विक और अधात्विक के बारे में पढ़ना है।
कि धात्विक पदार्थ किसे कहेंगे भाई, तो जो पिटने पर आवाज करता हो, जो पिटने पर आवाज करता हो, जो चमकीला हो, जो विद्युत का सुचालक हो, वो क्या होगा, धात्विक। तो इसमें हम लोग का अब यही चीज पढ़ना है, धातु। अधातु, अधातु का मतलब क्या कि जिसे पिटने पर चूर चूर हो जाएगा, जैसे कोयला ना, वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो जो अधातु का मतलब जिसमें विद्युत का सुचालक ना होगा, जिसको पीटने पर आवाज ना करेगा, जो चमकीला ना होगा, लेकिन उसमें भी अपवाद है कि हीरा आता है जो भाई चमकीला होता है, उसमें भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होगा लेकिन वो विद्युत का सुचालक होगा, ठीक है ना। तो जो अपवादे बातें हैं उसको भी आप लोग को हम बताते चलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो अभी हम लोगों ने धातु अधातु पढ़ कर आए हैं, और फिर इसमें हम लोग का यह स्पेशल जो केमिस्ट्री में चैप्टर है धातु और अधातु के बारे में पढ़ने के लिए, जो हम लोग अम्ल और क्षार के बाद तीसरा चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए, अम्ल और क्षार के बाद, ठीक है ना। इसके बाद है यौगिक। यौगिक में देखिए कार्बनिक के बारे में भी हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में ना, ठीक है। इसके बाद ये मिश्रण वाला बताइए दिए, समांग और ये विषमांग होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब ये जो चैप्टर है हम लोग का, ये आप लोग का बेसिक नॉलेज के लिए बात था, क्योंकि ये सारे जो चीज जितने चीज ये लिखवाए हैं ये आप लोग का केमिस्ट्री में बचपन से हम लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अब 10th क्लास में जो हम लोग ये पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यही चीज पढ़ेंगे, रासायनिक और भौतिक। तो देखिए ये भौतिक का मतलब होता है कि जो पदार्थ अपने रूप में परिवर्तन होने के बाद फिर वही अवस्था में आ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जो पदार्थ एक बार परिवर्तन ले लेने के बाद दूसरा बार अपने रूप में नहीं आएगा, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो जैसे मान के चले कि भौतिक परिवर्तन में आपको पूछेगा, तो जैसे हमार शर्ट भींज गई बा, है भींजल बा, सूख जाए तो फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर यही शर्ट को अगर हम लोग जला देंगे या कहेंगे कि ये शर्ट तू आ जा, तो नहीं आएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। शर्ट अगर फट जाएगा तो सिला जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ बन जाएगा फिर पानी बन जाएगा, वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन वही किसी चीज को, जैसे आम है, चाहे कोई सब्जी है, बना दो उसको, आलू को चीर दो सब्जी बना दो और कहो कि आलू बन जाए, आलू बनेगा, वो ना है, तो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। जो नहीं लिखे हैं लोग जल्दी से लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिएगा देखेंगे हम लोग। हमने आपको ऊपर लिखवाए हैं, आगे स्टेप में बढ़ेगा। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। हमने पहले ही आप लोग को पढ़ा रहे थे तो बताए कि भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि वैसा परिवर्तन की परिवर्तन होने के बाद फिर अपनी वह पुनः उसी अवस्था में प्राप्त हो जाए, उसी को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि बर्फ का टुकड़ा, अगर बर्फ पानी से बर्फ जमा हुआ है और उसको फिर हम लोग टेम्परेचर में रखेंगे तो वो पिघल जाएगा, अब पिघल जाएगा तो फिर पानी के रूप में आ गया, तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया। तो वही लिखा गया है कि वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें परिवर्तन पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में, मतलब कि पहले वाला अवस्था में जैसा रूप में था उसी रूप में उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर दर्शाया गया है कि पानी से बर्फ का बनना, तौलियों का पानी का सूखना। मान लीजिए कि ये शर्ट मेरा है और शर्ट भींज जाएगा, फिर ये सूख जाएगा, तो फिर भींजा तो गीला अवस्था में हो गया और सूखा तो जौना अवस्था में ही था उसी अवस्था में फिर अपना आ गया। तो ये क्या है भाई, तो ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने समझ गए कि वैसा परिवर्तन जो पदार्थ परिवर्तन होने के बाद फिर अपनी उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। आते हैं रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हम लोग रसायन विज्ञान ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक था तो हमने बता दिए आपको। यहाँ रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। ये प्रश्न है आपको, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। ऊपर वाला भी प्रश्न पूछता है, नीचे वाला भी प्रश्न पूछता है।
वो अस्थाई परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि एक बार परिवर्तन होने के बाद दूसरा बार नहीं आएगा। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, वो मर गया, कहो कि आ जाओ, आएगा नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया, कहो दही को के दूध बन जा, नहीं बनेगा, वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। कोयला है, कोयला को जला दो, कहो कि फिर कोयला आ जाओ, नहीं आएगा, वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। मतलब कि एक बार जो यूज किया जाएगा दूसरा बार उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ की पुनः उसी के पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध से दही बनना, हमने अभी आपको बताया कि दूध से दही बन जाएगा, तब बोला जाएगा कि दही दूध बनो, नहीं बन सकता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पर बर्फ बना है तो फिर पानी हो जाएगा, और चाहे पानी है तो फिर बर्फ बन जाएगा, तो ये क्या है, भौतिक। जबकि ये दूध से दही एक बार परिवर्तन हो गया, दूसरा बार परिवर्तन नहीं होगा, वही है रासायनिक परिवर्तन। जैसे फल का पकना, आम अभी कच्चा बड़ुए, तुरंत हमनी के पाकलो आम मिले लगी, वो पकलका मवा के कहा कि कच्चा हो जाओ, कच्चा होगा जी, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद है दूध का फटना, दूध हम लोग का फट जाता है कबो कबो, देखिएगा घर में दूध औंटाएगा तो दूध फट जाता है, चाहे चाय फट जाता है, चाय कबो कबो फट जाता है, तो वो सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद है आर्द्र वायु में लोहे के सामान में खुला छोड़ देने पर जंग का लगना, जंग लग जाता है। देखिएगा लोहा में जंग, जिसे यहाँ पर हम लोग का बेंच लोहा का है ना जी, अब इसमें जंग लगल है तो उसको जंगवा को हटाएंगे तो क्या झाड़ देगा उतना, नहीं तो वो उस रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद है हमारे शरीर में भोजन का पचना, जो हम लोग खाते हैं खाद्य पदार्थ, चावल दाल रोटी भात, ये सारे चीज, तो क्या कोई कहेगा कि देख भाई ते हमारे चावल खैले बड़े हुए चावल दे, मिलेगा, वो ना मिलेगा, उसका रूप में परिवर्तन हो गया। हम लोग का जो आमाशय है उसको तोड़ तोड़ के एकदम गुदरी गुदरी कर दिया है ना, और उस सर्जन के माध्यम से वो बाहर निकल जाएगा, तो वो चीज हम लोग को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पचना, मतलब कि जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं वही चीज थोड़े निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग का चावल है, चावल से भात बनना, मान के चला कि तारा के हम पाव चावल देनी, कहने के बबी भात बना के लाव, तू भात बना के ले लू, तले हम कहने की ना हमारे चावले लेके आव, तब कहाँ से लेकर आइएगा, तो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। सब्जी चीर के बन गई कढ़ाई में, अब कहा कि हमारा आलू दो, मिलेगा, ना मिलेगा। कच्चा टमाटर है, अब पक गया टमाटर, तो कच्चा होगा, क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो ये सारे रासायनिक परिवर्तन, हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में क्या समझ गए। उसके बाद अब हम लोगों ने लिखे हैं प्रश्न आपको, इससे रिलेटिव है कि अगर ये दोनों चीज याद हो गए आपको, तो जो तीसरा इस पर प्रश्न बना है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में 3 अंतर लिखे, तो आराम से आप लिख सकते हैं। वही चीज लिखा गया है कि देखिए जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन है, मतलब वो फिक्सियल ना है, वो अपना जाएगा आएगा जाएगा आएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन है कि एक बार चल गई से दोबारा ना आई, दोबारा मुड़ियो के ना देखी, दोबारा की ना बढ़ा, एक खाली इंगेट कर दिलक। तो वही लिखा गया है कि यह एक अस्थायी परिवर्तन है, भौतिक एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक एक अस्थायी परिवर्तन है। मतलब कि परिवर्तन हो जाएगा तो दोबारा अपना रूप में ना आएगा, उसको अस्थायी परिवर्तन बोलते हैं। अस्थायी के मतलब कि फिर गया फिर आया, फिर गया फिर आया। आइसक्रीम वाला बेचे गई बड़े तारा गाँव में गई लगते, फिर एगो आऊ अगिलक, एगो और अगिलक ना। इसके बाद आते हैं, इसमें परिवर्तित पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसमें नहीं किया जा सकता है। यह उत्कर्मणीय होता है जबकि यह अनुकर्मणीय होता है। ठीक है, तो ये 3 वो अंतर बोला था, तीनों क्या हम लोगों ने अंतर को समझ लिए कि ये इसमें परिवर्तित पदार्थ पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह
उत्क्रमणीय होता है, जबकि यह अनु उत्क्रमणीय होता है ना। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये भी आप लोग का बुक में प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग का पहला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई पदार्थ, वही लिखे हैं इसमें आप लोग का आंसर में लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद एक नई पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नई अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर लिखा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, संयोग का मतलब का मिलना, दोनों को एक में मिला दिया जाए, शरबत मिला द पानी, चीनी मिला द पानी मिला द दोनों के, अब दोनों मिल गए तो का बन गए शरबत। तो एगो अब ओकरा के शरबत बोलल जाए, अब पानी ना बोलल जाए, क्या बोलल जाए शरबत। तो एक नया पदार्थ बन गया कि ना बन गया, बन गया। अब आटा पानी दोनों को मिला दो, अब उसको पाव रोटी बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, चाहे बहुत नाना प्रकार के कुरकुरे फुरकुरे सब बनता है ना जी। तो एक नया पदार्थ बना कि ना बना, तो ये सब का हो गया रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल सा बात याद रखे के बाद कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक नई पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकदम सिंपल याद रखो ना, चाहे एक नई गुण धर्म वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। नहीं याद हुआ जी, याद हो गया ना। तो याद करते चलना है, अब पीछे सोचना नहीं है कि इसको रट के याद करना, रट के न याद कीजिए, उसको मिलाकर याद कीजिए, दम यही आगे आइए। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब होता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन H2 का हो जाएगा O, और दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा H2O। अच्छा, हाइड्रोजन H आइए O2 ना, दोनों मिल गया तो क्या हो गया H2O। तो ये क्या हो गया पानी बन गया ना, पानी। तो ये पानी नए पदार्थ का निर्माण कर दिया कि ना कर दिया, नए पदार्थ का निर्माण कर दिया ये। तो ये क्या हो गया रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब यहाँ पर ये है कार्बन, ये क्या है कार्बन, है क्या है ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा CO2, यानी क्या बन गया ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक नया पदार्थ का निर्माण किया कि ना किया, तो ये क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया रासायनिक अभिक्रिया। क्या हम लोग यहाँ तक बात समझे? आगे हम लोग चलेंगे, जैसे में एक और चीज हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को अगर मिला देंगे हम लोग, देखो हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 दोनों मिलेगा तो 2HCl। तो क्या बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बना हाइड्रोजन। तो एक नया पदार्थ बना कि ना बना जी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने। अब इसका गुण धर्म जानेंगे। गुण धर्म का मतलब कि ये कैसे कैसे परिवर्तन करता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया जब परिवर्तन होता है तो इसका स्वाद बदलता है, ताप बदलता है ना। अच्छा ये बताइए, जब हम लोग कुड़कुड़ा फाड़ कर खाते हैं तो वैसे डिब्बा लेखा भरा रहता है, खोलते हैं तो अतनी सा मिलता है, उसमें कौन सा गैस रहता है नाइट्रोजन गैस रहता है। कौन गैस रहता है नाइट्रोजन। अच्छा ये बताइए, हवाई जहाज के चक्का में कौन गैस होता है हीलियम। कौन से गैस होते हैं, हाँ तभी ना, ठीक है। तो आगे हमने के चलो जाओ लिखल जाए, देखिएगा। अब हम लोग का है प्रश्न में कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन को लिखिए। मैंने रासायनिक अभिक्रिया जब परिवर्तन होता है तो क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे मान के चलिए कि गेहूं पीसा जाएगा तो उसका दूसरा रूप में आएगा आटा के रूप में। अब आटा के रूप में आएगा तो उसको तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है, नहीं तो वही लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन को लिखिए। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम मान के चलिए कि हम लोग का आटा गेहूं है, गेहूं का रोटी, आटा पिसा जाता है, उसके बाद रोटी बनता है। तो एगो गेहूं ऐसे खाइएगा, एगो रोटी खाइएगा, दोनों में क्या होता है, स्वाद बदल जाएगा ना जी। हाँ, तो यहाँ लिखा गया है कि नए पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। अब नया पदार्थ के रूप में हो गया ना, तो उसका क्या हो गया, स्वाद बदल जाएगा। तो कोई भी चीज, तो अब उसी को हम लोग ऐसे आता है कुड़कुड़ा, कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा आता है, और ये हरा मटर आता है, जो भी चीज आता है ये सब आता है, लोग फास्ट फूड खाने वाला चीज, इसका क्या रहता है कि स्वाद बदला रहता है। उसके बाद नए पदार्थों की अवस्था बदल जाती है। पहले वो कौन रूप में रहे, अब वो कौन रूप में हो गए, पहले आटा के रूप में हो रहे, अब पाव रोटी के रूप में हो गए, तो ओकर अवस्था तो बदल रही न हो। है, तो उसका अवस्था बदल जाता है। नए बने पदार्थ में ताप बदल जाता है। ताप माने टेम्परेचर, ठीक है ना। अभिक्रिया के दौरान गैसों का उत्सर्जन हो सकता है, ठीक है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, ठीक है। इतना तो जरूर याद रही कि ओकर स्वाद बदल जाई, ओकर आकार बदल जाई, ओकरा में गैस के उत्सर्जन हो जाई ना। 2-3 गो याद रहेगा, बस काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पादक के संकेत और सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। माने संकेत सूत्र हम पढ़ाए हैं ना कि भाई चांदी के का होला था Ag, लोहा के Au, एल्युमिनियम के Al, कॉपर के Cu। तो ये तो उसी का ये क्या हो गया, ये संकेत सूत्र। तो ये संकेत और सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ संतुलित करना जरूरी क्यों है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान से बने, माने जितना कुल द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, द्रव अवस्था के पदार्थ है, तो वही कह रहे हैं कि कुल द्रव्यमान से बने हुए उत्पादनों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। मतलब कि जितना लिया गया उतने के बराबर, माने दोनों सेम टू सेम चाहिए ना। 5 किलो तोहरो तो 5 किलो तोहरो चाहिए, तो द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे हम संतुलित रस करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, कहता दोनों तरफ की द्रव्यमानें बराबर होने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो अगर सिंपल भाषा में जवाब देना होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो दोनों तरफ के द्रव्यमान को बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है ना, ठीक है। इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। उसमें आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं एलिमेंट। एलिमेंट मतलब तत्व और संकेत सूत्र और परमाणु संख्या, ठीक है। आप लोगों को पीछे भी ये चीज बताया गया था। तो आज आप लोग बताइएगा हमें कि हाइड्रोजन का पहले नंबर संकेत सूत्र बताइएगा, उसके बाद हीलियम का संकेत सूत्र बताइएगा, उसके बाद लिथियम का संकेत सूत्र बताइएगा, उसके बाद बेरिलियम का संकेत सूत्र बताइएगा, बोरॉन का संकेत सूत्र बताइएगा, कार्बन का संकेत सूत्र बताइएगा, नाइट्रोजन का, इसके बाद ऑक्सीजन का, इसके बाद क्लोरीन का, इसके बाद नियोन का और सोडियम का। इसके बाद यहाँ लिखे हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब आप लोग बताइएगा हमें कि हाइड्रोजन का संकेत सूत्र क्या होता है, क्या होता है, H। क्या होता है, H। कीजिएगा, अब आइएगा, हीलियम का संकेत सूत्र क्या होता है, H E होता है। चलिए ये तो याद है। लिथियम का बताइएगा क्या होता है, Li। बेरिलियम का Be। उसके बाद बोरॉन का उसके बाद कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, उसके बाद क्लोरीन का F, उसके बाद नियोन का Ne,
क्या होता है? Na। सोडियम का Na होता है, क्या होता है? Na। मैग्नीशियम का Mg। कस के बोलो खाली तो। एल्युमिनियम का Al। सिलिकॉन का Si। फास्फोरस का P। सल्फर का S। क्लोरीन का Cl। आर्गन का कैल्शियम का और पोटेशियम के कैल्शियम के। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक इसका संख्या सूत्र याद है तो हम कहते हैं कि परमाणु संख्या भी आपको याद करवा देंगे, कोई भार नहीं है परमाणु संख्या याद करने में। अब देखिए अब बोलेंगे हम जिसे कहिएगा लोग, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के, नियॉन के, सोडियम के, मैग्नीशियम के, एल्युमिनियम के, सिलिकॉन के, फास्फोरस के, सल्फर के, क्लोरीन के, आर्गन के, पोटेशियम के और कैल्शियम के। चलिए भाई आप लोग का 20 तक तो याद हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे समीकरण को, इसके इतना तक के हम लोग पढ़ लेंगे। समीकरण को संतुलित करना सिखाना है हम आप लोग का, क्योंकि कल समीकरण हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में हमने बताए थे। आज इसके बाद हम लोग का इसमें है कि रासायनिक समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, एक संतुलित और एक असंतुलित। ठीक है, तो आज अब इसके बाद हम लोग संतुलन करना सीखेंगे। आइए देखिए हमने अभी तक आप लोगों को पढ़ा दिया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके बाद आप लोग का रासायनिक और भौतिक में अंतर भी लिखवा दिए हैं, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन के गुण सूत्र भी लिखवा दिए हैं कि उसका स्वाद बदल जाता है, उसका ताप बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है। ये सारे चीज हमने करवा दिए। आज आप लोग हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब होता है कि जिस, देखिए यहाँ पर लिखा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्ष में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमने आपको परमाणु संख्या अभी लिखवाए हैं, याद करवाए हैं, बताए हैं। तब यहाँ पर यही हम लोग का प्रश्न बोला है, तो अब बताइए कि यहाँ हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन क्या है? क्लोरीन है। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। और बताइए कि ये हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पर ये जैसे में हम लिखे हैं H2 + Cl और यहाँ 2HCl, इसका मतलब ये क्या हुआ? यहाँ पर ये हाइड्रोजन का कितना दिया है? तो 2 दिया है, तो 2। ये क्लोरीन का कितना दिया हुआ है? तो 2 लिखेंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ये दोनों भाग में, तो यानी इसका कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी कितना है? 2 है। तो यहाँ पे H भी 2 है और ये भी Cl भी 2 है, तो दोनों तरफ से हमारा बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या आप लोगों ने समझ गए? अगला चलते हैं और आप लोग को देते हैं एग्जाम्पल में।
और देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का है, ये दिए हैं आप लोग को, ये 3Fe प्लस 4H2O और Fe3 और OH प्लस HH2। अब इसको बोला है कि बताइए कि ये संतुलित है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, इसे भी जो इसे पहला वाला का चेक किए उसी प्रकार से इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहले ऐसे लिख लीजिएगा लोग, Fe है, उसके बाद क्या है H है, उसके बाद क्या है O है, O लिख लिए तीनों। इसी प्रकार से इस साइड भी लिख लेंगे इसका भी, तो Fe कितना है, उसके बाद है O लिख लीजिए, उसके बाद क्या है H लिख लीजिए। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए Fe कितना दिया है, Fe यहाँ पर 3, तो 3 लिख लिए। उसके बाद यानी लोहा है, Fe का मतलब लोहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये H हाइड्रोजन कितना है भाई, तो हाइड्रोजन इसमें यहाँ पर देखिए ये 2 दिया है और ये 4, तो यानी 4 गुना 2 हो जाएगा, तो 4 2 दी 8 हो गया, यानी हाइड्रोजन कितना दे दिया 8। अब ये ऑक्सीजन, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 में 4 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग का ये प्रश्न है कि यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर भी Fe कितना है 3, क्योंकि 1 में 3 से गुना होगा तो क्या आएगा बबुआ 3 आएगा। अब यहाँ पर 4 और 4 में 1 से गुना होगा तो कितना 4 1 है, तो 4 आएगा। अब इसके बाद देखिए ये 4 2 8, अब क्या देखिए दोनों तरफ बराबर है, वो 4 है तो 4 है। उसके बाद यहाँ पर H 8 है, तो यहाँ पे 8 है, एक 3 है तो 3 है, तो ये क्या है, ये समीकरण जो है ये संतुलित है। क्या है बबुआ, संतुलित है। अब नेक्स्ट एक और हम आप लोग को दे रहे हैं, हमें बताइए कि ये संतुलित है कि नहीं है, हमें बताइए कि ये संतुलित है कि नहीं है। चलिए यहाँ हो गए बबुआ संतुलन हो, ऐसे पहले हल हो तो देखा ऐसा हो जाएगा H कितना और H है और O है, तो H कितना हो जाएगा 4 और O कितना 2। इसी प्रकार से इधर H कितना, क्योंकि 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा, और O कितना, अरे O में 2 से गुना होगा तो 2 ना आ जाएगा O, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया, ये भी क्या है संतुलित है, संतुलित है। एक और देते हैं, आप लोग बताइएगा कि ये संतुलित है कि ना है ना। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद असंतुलित वाला ना। चलिए ये 2 चीज दिए हैं आप लोग को, संतुलित हो गया कैसे चेक किए होंगे, तो H और यहाँ पर O। चलिए H कितना है 2, O कितना है 2, इधर आएंगे यहाँ पर H और यहाँ पर O। अब बताओ कि H कितना हो जाएगा 2 2 4 और O कितना आएगा, खाली 2 आएगा, क्योंकि 1 है तो 1 में 2 से गुना होगा तो 2 ही ना आएगा। तो अब बताइए कि क्या ये दोनों दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है। अच्छा बराबर ना है तो क्या है असंतुलित है, क्या है असंतुलित है बबुआ, क्या है असंतुलित। चलिए इसका बना लिए लोग, चलिए ये भी चेक कर लिए जाए Fe, उसके बाद H, उसके बाद O। चलिए इसके बाद इधर आइए, ये दायां पक्ष ये बायां पक्ष, Fe और ये H और यहाँ O। चलिए चेक किया जाएगा Fe कितना है, ये Fe यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब आइए H कितना है, तो 2 है, और O कितना है 1 ना। यहाँ चेक किया जाए Fe यहाँ कितना है 3 और O कितना है 4 और H कितना है 2। तो देखिए तो क्या समान में है, बराबर है, तो ये क्या है असंतुलित है, असंतुलित है। तो इस प्रकार से क्या हम लोगों ने संतुलित वाला रासायनिक समीकरण सीख गए। अब आप लोग पहचान लीजिएगा, आगे अब पढ़ेंगे हम लोग असंतुलित वाला ना। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लिखे हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों तत्वों की परमाणु संख्याएं समान नहीं होती है, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसको देखिए, हमने आपको संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताए थे कि कैसे पता चलता है कि ये संतुलित है कि नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको भी मैं आप लोग को एगो बताता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को देंगे बनाने के लिए, जो बताइएगा लोग कि कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है, ठीक है।
तो देखिएगा यहाँ पर एच और इसमें क्या है ओ, ठीक है। और ये अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये एच हो गया और ये ओ हो गया। अब यहाँ अगर देखेंगे तो एच कितना दिया है, दो, तो दो लिख देंगे। ओ कितना दिया हुआ है, दो, तो दो लिखेंगे। अब देखिए इसमें एच कितना है, दो, और ओ कितना है, कुछ नहीं है ओ में। तो जब ओ में कुछ नहीं तो देखिए क्या ये बराबर है, नहीं है सर जी। तो जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है, असंतुलित है, ठीक है। इस प्रकार से क्या ये आप लोग को समझ में आ गया। तो अब हम दे रहे हैं आप लोग का नेक्स्ट, जो आप लोग बना के हमें बताइएगा कि सर जी संतुलित है कि संतुलित नहीं है, ठीक है। चलिए इसको चेक करेंगे हम लोग। इसमें है एच और ओ है, और यहाँ पर एच और ओ, ठीक है। अब बताइएगा अगर एच को लिखना होगा तो कितना लिखे होंगे, दो दो चार, और ओ के लिखे होंगे तो कितना, दो। इसी प्रकार से अगर इसको लिखे होंगे तो इसमें भी दो, और ओ का ओ, तो ओ ये दो से गुना होगा तो क्या आएगा, दो आएगा। तो दो में एक से गुना हुआ तो दो आ गया, तो यानी ये पूरी तरह से क्या है, बराबर है। जितना एच इसमें है उतना एच इसमें है, जितना एच इसमें ओ है उतना ओ इसमें है ना। तो ये क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है। इसके बाद इसको बना लिए लोग, तो इसको बता रहे हैं। देखिए इसमें एच लिखा है, इसमें सी है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसमें लिखा जाएगा तो एच और सी एल। अब बताइएगा यहाँ पर कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि एच कितना है, कितना है, दो, और सी एल पूछेंगे तो दो है। इसमें पूछेंगे कि एच कितना है तो दो है, क्योंकि इसमें दो के एक के गुना है, और सी एल में कितना है, दो है। तो यानी क्या है, बराबर है, तो यानी संतुलित है। क्या है, संतुलित है, ठीक है। इसके बाद और एक दूगो देते हैं, उसके बाद चलिए आप लोग संतुलित कर लिए होंगे, इसको चेक करके बताते हैं आपको। देखिए एच ओ, एच कितना है, दो, ओ कितना है, दो है। यहाँ एच दो दो ने चार, ओ कितना, दो है। ये क्या है, संतुलित है जी, यानी बराबर नहीं है, तो क्या है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए एफ ही, यानी एफ ही लिखेंगे तो कितना है, एक, एच कितना है, तो एच दो, और ओ एक है। इसमें देखिएगा एफ ही कितना है, तीन, ओ कितना है, चार, और एच कितना है, दो, दोनों बराबर है, तो क्या है, असंतुलित है, असंतुलित, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसको चेक कर लिया जाए। इसमें एच आपको कितना दिया है, दो, और सी एल कितना दिया है, दो ही दिया है। इधर एच कितना है, एक, और सी एल कितना है, एक ही है, दोनों बराबर नहीं है, तो क्या है, असंतुलित है, ठीक है। अब होता है कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं, तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप को हम लोग फल स्वरूप के लिए इसको संतुलित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे आगे।
कट में। चलिए अब देखेंगे तत्वों की कुल संख्या। पहले भी बताए हैं कितना होता है 118, जिसमें से गैसों की अगर कुल संख्या पूछेंगे ये 118 में से तो 11 गो होता है। कौन कौन? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्रिप्टन। ये टोटल ये क्या है? तो गैस है। क्या है? गैस है। आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन क्या है? तो गैस है। आपसे कोई पूछेगा हीलियम क्या है? गैस है। कोई पूछेगा नाइट्रोजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? नियॉन क्या है? आर्गन क्या है? जेनॉन क्या है? रेडॉन क्या है? क्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है? क्रिप्टन गैस। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि ये 118 तत्वों में से हम लोग का धातु और अधातु कितने होते हैं। ठीक है। देखिएगा लोग, तत्वों के कुल संख्या 118 में इसमें तत्व में धातुओं की संख्या हम लोग का 95 होता है और अधातुओं की संख्या 22 होती है और उप धातुओं की संख्या 7 होती है। जिसमें ये अधातु में कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, फास्फोरस, सल्फर दिया गया है। और इसमें धातु में हम लोग का सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सिल्वर, लोहा, कोबाल्ट, जिप्सम ये सब आता है। एक और चीज याद रखिएगा कि जिसके अंत में य अम रहेगा यानी यम का उच्चारण आएगा वो समझिएगा कि ये आप लोग का धातु है, और जिसमें न का उच्चारण आएगा लास्ट में उसमें समझिएगा कि ये अधातु है। ठीक है। इसको नोट में हम दे दे रहे हैं आप लोग को और बता दे रहे हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा जिसके अंत में हमने बोला है कि यम, देखिए ये य अम लगा हुआ है लिथियम में, बेरिलियम में, सोडियम में, पोटेशियम में, कैल्शियम में, टाइटेनियम में, एल्युमिनियम में, रुबिडियम में, एस्केडियम में, अपवाद में देखिए आयरन भी है, कोबाल्ट भी है, निकेल भी है। माने इस सब में ये सब भी धातुएं है, लेकिन इस सब के अंत में मतलब कि य अम नहीं लगा है। तो ज्यादातर जहाँ य अम लगा रहेगा तो वो समझिए क्या है कि वो धातु है, क्योंकि हम लोग का एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन धातु है कौन अधातु है। तो वहां पर अब हम लोग आसानी से इसको मार्किंग कर लेंगे, टिक लगा लेंगे ना। कि हम लोग का याद इतना तो जरूर रहेगा कि सर जी बताए हैं कि लास्ट में य अम अगर लगा रहे तो समझिएगा कि क्या है वो धातु है। और जिसके अंत में मतलब कि न लगा रहे तो देखिए हाइड्रोजन क्या है? न है तो क्या है? अधातु। बोरॉन क्या है? न लगा हुआ है। कार्बन न लगा हुआ है। नाइट्रोजन न लगा हुआ है। ऑक्सीजन न लगा हुआ है। क्लोरीन न लगा हुआ है। फ्लोरीन न लगा हुआ है। ब्रोमीन न लगा हुआ है। नियॉन न लगा हुआ है। क्रिप्टन न लगा हुआ है। तो ये सब क्या है? अधातु है। लेकिन उसमें भी अपवादियल में बहुत सारे चीज है, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से हम लोग अगर इतना जान जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप लोग से ज्यादा हार्ड तो पूछेगा ना। तो ये बात याद रखेगा। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है। अब देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 5 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन और सब चीजें हैं जिसके लिए मैंने लिखवा दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं: संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स। इसके अंतर्गत देखिए उपचयन भी आता है और अपचयन भी आता है। मतलब कि ये जो दो हैं इसी के अंतर्गत बने हुए हैं। ठीक है। तो ये दोनों के तो हम लोग बारी बारी से अभी सब के बारे में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। ठीक है। देखिए संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सदैव
उत्पाद बनाते हैं, मतलब कि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका मतलब होता है कि मतलब कि एक दू गो मिल जाई और दोनों के मिलना पर एगो पदार्थ के निर्माण हुई, ओकरे के हमने के संयोजन अभिक्रिया कहल जाला। ठीक बा, तो वही लिखा हुआ कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक के अभिकारक मिलकर सदैव उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये सी है, सी का मतलब हम लोग का क्या होता है, कार्बन होता है, और O2 का मतलब ऑक्सीजन, और दोनों मिल गया तो क्या बन जाएगा, CO2। क्या बन जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, ये एक दहन हो गया। जैसे कोयला, कोयला जलेगा तो क्या हो जाएगा, दहन पदार्थ हो जाएगा। है दहन हो जाएगा ना। अगला आप लोग का एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं, जिसे मान के चलिए कि 2H2 प्लस O, 2H2 प्लस O2 दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O। यानी क्या का निर्माण करेगा, जल का। क्या का निर्माण कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। क्या का निर्माण कर रहा है, जल का। तो मतलब कि एगो एगो दूगो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले तो क्या मिल गया, जल मिल गया ना जी। तो एकल पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे उसके बाद होता है कि एस, एस मतलब क्या होता है, सल्फर। क्या होगा, सल्फर। और उसके बाद O2, O2 ये दोनों मिलेगा तो एक पदार्थ क्या बन जाएगा, SO2, SO2। यानी क्या हो जाएगा बबुआ, तो हो जाएगा गंधक का दहन, माने सल्फर का दहन हो जाएगा। इसको गंधक कहते हैं, गंधक का दहन, इसी को सल्फर बोलते हैं, सल्फर। और एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपको Ca और प्लस प्लस आपको क्या हो गया, H2O। अब इसका मतलब क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और H2 हाइड्रो ऑक्साइड का दोनों मिलकर बनेगा तो क्या बना देगा, विरंजक चूर्ण। क्या बना देगा, Ca ब्रैकेट OH2। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या ये बातें समझ में आ गई आप लोग की, आगे बढ़ल जाइए। नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया, चलो पढ़ लो जा।